बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेज़र में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेज़र्स, और इसमें हम ये देखेंगे कि हम किसी भी लेज़र को अगर बिल्डअप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशंस। इन कंडीशन में जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है उसको कहा जाता है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम यानी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर कभी भी लेज़र ऑपरेट नहीं करेगी। एक्टिव मीडियम क्या चीज़ है? एक्चुअली में ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की एक कलेक्शन है, यानी एक्चुअली में ये वो मीडियम है जिस मीडियम के एनर्जी लेवल्स को इस्तेमाल करके आपने लेज़र लाइट जो है वो बिल्ड करनी है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन होंगे जिनके अंदर रेडिएशन एमिट करने की एबिलिटी मौजूद होगी। अब रेडिएशन जो है वो एक वैरायटी ऑफ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एमिट हो सकती हैं। हमने वो रेडिएशन कंसिडर करनी है जो ऑप्टिकल पार्ट में, क्योंकि हम लाइट एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम उस रेडिएशन की बात करेंगे जो हमें नज़र आ सकती है, जिसको हम विजिबली जो है वो देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल पोर्शन के अंदर लाइक करनी चाहिए। अब ये बात हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि ये मीडियम है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो किसी भी शक्ल में हो सकता है। बस उसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो रेडिएशन जो है एमिट कर सकें। सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम देख चुके हैं कि हमने ये देखा कि जब भी आप किसी मटेरियल को आम एम्बियंस में रख देंगे, आम एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो उस वक़्त जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उस बॉडी की जो सरफेस है वो एटलीस्ट उस टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो नॉर्मल या जिसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, इस इक्विलिब्रियम में ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल के वो हमेशा लो एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, यानी वो ग्राउंड स्टेट के करीब होते हैं, और बहुत ही कम एटम्स ऐसे होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो अगर बाहर से कोई फोटोन आएगा तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ग्राउंड स्टेट वाले एटम उन फोटोन को ऑब्जॉर्व करेंगे और ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और यही वाली कंडीशन जिसको हम यानी ग्राउंड स्टेट से निकलना और हाई एनर्जी स्टेट में जाना, इसको हमने क्या नाम दिया था? स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। अब स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के नतीजे में क्या होगा कि ज़्यादातर जो एटम हैं वो लो एनर्जी स्टेट को छोड़ चुके हैं और हाई एनर्जी स्टेट में जा चुके हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ज़्यादा एटम्स हैं किस चीज़ के? एक्टिव मीडियम के, जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन की। दे मस्ट बी इन हाई एनर्जी लेवल एज़ कम्पेयर टू द लो एनर्जी लेवल। इस कंडीशन से होता क्या है कि अब ज़्यादा एटम जब हाई एनर्जी स्टेट में हैं और थोड़े एटम लो एनर्जी स्टेट में है, तो अब बाहर से जब आप एक फोटोन लेकर आएंगे तो ज़्यादा चांसेस यानी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो हाई एनर्जी स्टेट वाले एटम को नॉक डाउन करवाएगा और उसको जो है वो हाई स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में ले आएगा, जिससे एक और फोटोन एमिट होगा। तो इसका मतलब है स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक्सटर्नली बाहर से आने वाले जो फोटोन है वो स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट करवा देंगे। और ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है ये आप एक प्रोसेस के नतीजे में हासिल करते हैं, और उस प्रोसेस को पंपिंग कहा जाता है। पंपिंग आप जानते हैं, वाटर पंप। वाटर पंप क्या काम करता है? वाटर को लो एनर्जी लेवल से पुश करता है हाई एनर्जी लेवल तक, टैंक में लेके जाता है। तो यहाँ पर भी पंपिंग का मतलब यही है कि आपने बाहर से एनर्जी लाए और लो एनर्जी स्टेट से एटम को उठाया और कहाँ पर ले गए? हाई एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। तो इसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि नॉर्मल स्टेट में लो एनर्जी स्टेट जो है वो फिल्ड था और हाई एनर्जी स्टेट ऑलमोस्ट एम्प्टी था। अब क्या हुई कि हाई एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम्स हैं और लो एनर्जी स्टेट में कम एटम है, तो इस कंडीशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन है ऑप्टिकल फीडबैक। ऑप्टिकल फीडबैक क्या होती है? यानी ये एक कन्फिग्रेशन है, यानी आपने एक्टिव मीडियम को
जिस भी ट्यूब के अंदर बंद रखना है, या उस एक्टिव मीडियम अगर सॉलिड की शक्ल में है तो वो एक रॉड की शक्ल में हो या एक क्यूब की शक्ल में हो, जिस भी शक्ल में हो, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर लाइट जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर सके, यानी वो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना सके। स्टैंडिंग वेव पैटर्न का फ़ायदा ये होता है कि एनर्जी लोकलाइज्ड रहती है, बिल्डअप होती रहेगी, यानी स्टिमुलेटेड एमिशन बार बार होती रहेगी और उसके नतीजे में जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है उनकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, उस वक्त ये जो पूरा सर्किट होगा, एक्टिव मीडियम और पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला जो सेटअप होगा, ये एक एम्पलीफायर के तौर पे तो बन जाएगा। एम्पलीफायर का मतलब है कि ये वक्ती तौर पे जो लाइट की जो रेडिएशन है उनको एम्पलीफाई कर देगा, लेकिन वो प्योर लेज़र नहीं बनेगी। लेज़र हम जानते हैं कि उसमें एक सिंगल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, जिसको मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल फीडबैक यूज़ नहीं करेंगे, उस वक्त फिर ये जो है वो लेज़र नहीं बनेगी, बल्कि क्या चीज़ बन जाएगी, नैरो बैंड लाइट एम्पलीफायर। यानी इसमें लाइट को एम्पलीफाई करने की एबिलिटी ज़रूर होगी, लेकिन ये एबिलिटी नहीं होगी कि सिर्फ एक वेवलेंथ को एम्पलीफाई करे। ये बहुत सारी वेवलेंथ को एम्पलीफाई कर देगा एक छोटे से बैंड के अंदर, यानी एक मिनिमम से लेके एक मैक्सिमम वेवलेंथ की रेंज ऐसी होगी जिसको ये एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हाईली कॉलिमेटेड, बिल्कुल स्ट्रेट, यूनिडायरेक्शनल, इंटेंस, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक बीम आपको मिले, तो उसके लिए लाजमी है कि आप फीडबैक ज़रूर जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, कोई रेजोनेंट कैविटी जो है वो ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। और हम डिटेल से रेजोनेंट कैविटीज़ जो है उनके स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। अब वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। एक्टिव मीडियम क्या है? हमने कहा सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही एक्टिव मीडियम है। अब एक्टिव मीडियम में हैं क्या? एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं। अब आयन में आपको पता है या एटम्स या मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब वो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, यानी ग्राउंड स्टेट लोएस्ट एनर्जी लेवल, और उससे ऊपर वाले जितने एनर्जी लेवल हैं ऑब्वियसली वो एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। तो एक्साइटेड स्टेट्स की जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन कुछ एक्साइटेड स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनका लाइफ टाइम रिलेटिवली ज़्यादा होता है और उनको मेटास्टेबल स्टेट्स कहा जाता है। तो इसका मतलब है एक्टिव मीडियम के अंदर जो है वो मेटास्टेबल स्टेट्स मौजूद होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट्स मौजूद होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए। इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप है, डिज़ायर्ड एनर्जी लेवल के दरमियान जो गैप है वो ऑब्वियसली कहाँ पर होना चाहिए? विजिबल स्पेक्ट्रम में होना चाहिए, क्योंकि आप लाइट को एमिट करवाना चाहते हैं। इस मीडियम को कई दफ़ा लेजिंग मीडियम भी कहा जाता है। ऑब्वियसली लेज़र बनाने का काम आ रहा है, इसलिए इसको एक्टिव मीडियम के बजाय लेजिंग मीडियम भी कह दिया जाता है। और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो ज़्यादातर इसके जो एनर्जी लेवल्स होने चाहिए वो देखें, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें रेडियो वेव से लेके गैमा रेज तक तमाम की तमाम जो है वो रेडिएशन बताई हुई है। रेडियो वेव देखें रिलेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ है, और गैमा रे सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इनकी है। दरमियान में ये एक रीजन है जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के दरमियान में बंद है, तकरीबन 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। तो 700 के करीब रेड आपको शेड नज़र आएगा, और 400 पे जो है वो ब्लू और इंडिगो वायलेट कलर जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो ये रीजन के अंदर जो है वो हमारी जो है वो एनर्जी लेवल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी लेवल जो है वो हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है, मॉडर्न फिज़िक्स में आप पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज होने का मतलब है कि इसमें जो चेंज आती है वो स्टेप्स में आती है, यानी आप एक स्टेप से निकल के दूसरे स्टेप में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाते हुए एक कंटिन्यूस बिहेवियर शो करें। तो आप कहेंगे अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेकंड एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इन दोनों के दरमियान एक फिक्स्ड एनर्जी गैप है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कि एनर्जी जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है, यानी एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है डेली लेवल पे ऊपर, ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि मैंने एक पेल में, एक बाल्टी में जो है वो क्या किया है? रेत भर ली है। अब उस बाल्टी के बॉटम में एक छोटा सा सुराख कर दिया जाए। अब उस सुराख से जब रेत निकलती जाएगी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बाल्टी में जो रेत का लेवल है वो कंटिन्यूसली, यानी ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो है वो क्या करें? ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे रेत जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात पे मुश्तमिल है। तो आपको पता चलेगा एक वक्त में एक ज़र्रा बाहर निकल रहा है। इसका मतलब अगर
1 मिलियन जो है वो उसके अंदर रेत के ज़र्रात थे, तो उसके बाद जो है जब एक ज़रा निकल जाएगा तो एक तादाद कम हो जाएगी, दूसरा ज़रा निकल जाएगा तो दूसरी तादाद कम हो जाएगी। मतलब है एक वक्त में एक ही जो है वो क्या हो रहा है, रेत का ज़रा कम हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इसी को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। अब सबसे सिंपल एलिमेंट जो है वो आप जानते हैं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और इसके इर्द गिर्द यानी पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अलावा किसी और शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता। हाइड्रोजन में यानी जो प्रोटॉन के इर्द गिर्द हैं वो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, और उन अलाउड एनर्जी लेवल्स का जो रेडियस है यानी उन शेल्स का जो रेडियस है वो आप बोहर की एटॉमिक थ्योरी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैसे नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड है क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो इसका मतलब है ये बाउंड सिस्टम है। और लोएस्ट पॉसिबल जो एनर्जी है इसकी वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जब हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा -13.6। हमेशा जब भी एनर्जी नेगेटिव हो या कूलम फोर्स जो है वो नेगेटिव हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक बाउंड सिस्टम है, यानी उनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है। हायर शेल में अगर आपने एनर्जी मालूम करनी है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, En इज इक्वल टू -E0/n²। n का मतलब क्वांटम नंबर है, यानी पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। माइनस साइन अट्रैक्शन को ही शो कर रहा है और E0 जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जाउल के इक्वल होता है। तो 13.6 को जब उस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.178 × 10⁻⁻18 जाउल। एन यहाँ पर क्वांटम नंबर है, एन की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर एन की जगह 1 पुट करें तो आंसर आएगा -E0। -E0 का मतलब -13.6 जिसकी हम बात कर चुके हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उनमें एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाने का मतलब है लेस नेगेटिव होती जाएगी। ये -13.6 है, अगर मैं यहाँ पर इनकी जगह 2 पुट करूँ तो आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -3.4 -13.6 के मुकाबले में एक लार्जर क्वान्टिटी है। ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ट्रांजिशन का मतलब ये है, आप जानते हैं ट्रांजिशन का मतलब है एक स्टेट से निकलना और दूसरी स्टेट में चले जाना। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एनर्जी और ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट इन लेज़र, ठीक है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लो एनर्जी स्टेट में एनर्जी कम है, हाई एनर्जी स्टेट में जाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एनर्जी की, तो लाजमी सी बात है आपको एक्सटर्नली उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो लाजमी सी बात है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास मौजूद है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट कर सकता है। तो अब सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाना है तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादातर किसके ज़रिए होती है, फोटोन के ज़रिए। यानी अगर वो एक फिक्स्ड एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब कर लेगा तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और अगर वो हाई एनर्जी स्टेट से जंप करके लो एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो वो जो फिक्स्ड एनर्जी का फोटोन होगा वो ही एमिट कर देगा। अब फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स बिटवीन विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले लेवल में जाना है तो दोनों के दरमियान डिफरेंस है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको एक्सटर्नली कहीं बाहर से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन मिलेगा तो ये उसको अब्जॉर्ब करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जंप करके 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से आपने यही अखज़ नहीं करना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन उसी वक्त एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाएगा जब वो फोटोन एमिट करेगा या फोटोन अब्जॉर्ब करेगा। और भी तरीके हैं एनर्जी को एमिट करने के या एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के, लेकिन
इनमें से बेहतरीन तरीका या कन्वीनियंट तरीका इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा फोटोन वाला ही रहा है। बाकी जो तरीके हैं, जैसे आप सॉलिड स्टेट्स में पढ़ते हैं, लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू होता है, फोनॉन्स के ज़रिए होता है, ठीक है, या थर्मल वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स जिनको वाइब्रेशन और रोटेशन कहा जाता है, उनके ज़रिए भी होता है, जिनकी बात अभी आगे चल के अभी करते हैं। एनर्जी कैलकुलेशन। अब आपने हाइड्रोजन की बात की। हाइड्रोजन में आपने ये देखा कि बोहर की थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल जैसे E2 से किसी लो एनर्जी लेवल E1 में फॉल करेगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी f कैसे मालूम की जाएगी? E2 माइनस E1, यानी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन दीज टू लेवल्स विल बी एमिटेड एज अ फोटोन। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो आती है h इंटू एफ। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप ये यूज़ करेंगे हम जानते हैं f की वैल्यू c ओवर लैम्डा होती है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं इन वैक्यूम, तो f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। तो इसका मतलब है हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h, और f की जगह c ओवर लैम्डा पुट कर देंगे तो ये hc ओवर लैम्डा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी है वो एनर्जी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो वेवलेंथ है वो एनर्जी डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्डरिंग होती है वो किस में होती है? हाइड्रोजन में। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। n की जगह 1 2 3 4 पुट करते जाएं तो आपको अलाउड एनर्जी लेवल्स पता चल जाएंगे। अब जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है तो उस वक़्त बहुत सारे जो हैं वो फिनोमिनाज मज़ीद जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के साथ कपल होती है। इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स मोशन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन के साथ कपल होती है। एक की स्पिन दूसरे की ऑर्बिटल मोशन के साथ कपल होती है। इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मूवमेंट है वो किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर स्पिन है उसके साथ कपल होगी। तो इसका मतलब है वहाँ पर बहुत सारी कपलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट इफेक्ट वहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उस वक्त फिर एनर्जी लेवल जो है ना वो ऐसे सिंपल नहीं रहते कि पहला शेल दूसरा शेल, वो शेल यानी जो ऑर्बिट्स होते हैं फिर वो शेल और सब शेल में डिवाइड हो जाते हैं। आप जानते हैं जो पहला शेल है के शेल, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल को आप एस ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरा शेल जो कि एल शेल होता है उसमें दो ऑर्बिटल होते हैं, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप में होगा। पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो डम्बल्ड शेप्ड होती है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी। इस तरह से फिर नेक्स्ट शेल में डी ऑर्बिटल भी आ जाएगा और उससे आगे शेल में एफ ऑर्बिटल भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये चार जो है वो सब ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम हो सकते हैं किसी बड़े शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। उसके अलावा लाजमी नहीं है कि हर एक एनर्जी लेवल से हर दूसरे एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन पॉसिबल हो। ये ट्रांजिशन सिर्फ वहीं पर पॉसिबल होती है जहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमें अलाउ करता है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर आप जानते हैं चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है n, l, ठीक है, इसका मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। एक एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। इसके अलावा दो तरह के स्पिन क्वांटम नंबर हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं। एक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन जो है वो हमें कुछ रूल्स बताता है। उन रूल से हमें पता चलता है कि किन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन पॉसिबल है और किन के दरमियान ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लाइफ टाइम, कुछ एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसका मतलब है वहाँ उन स्टेट्स जिनका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा वहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होगा वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ने टिकना ही नहीं है। इसका मतलब है वहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो लेज़र बनाने के लिए हमें ज़्यादा सूटेबल जो एनर्जी लेवल्स वही हैं जिनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली द एक्साइटेड स्टेट विद लॉन्गर लाइफ टाइम आर कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। तो इसका मतलब है हमें मेटास्टेबल स्टेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है लेज़र बनाने के लिए। उसके बाद एनर्जी लेवल तीन तरह के होते हैं। पहली है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल,
दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के दरमियान, ये दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है वैलेंस शेल ट्रांजिशन। अब डिफरेंट एलिमेंट में ये जो वैलेंस शेल ट्रांजिशन होते हैं, इनको आउटर शेल ट्रांजिशन भी कहा जा सकता है। वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में क्या करती हैं, वेव्स एमिट करती हैं, प्रोमिनेंट। हाइड्रोजन में वेवलेंथ कैसे मालूम की जाएगी, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल n, याद रखें n हाई एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, से किसी लो एनर्जी लेवल p में जंप करेगा, उस वक़्त वो एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी वेवलेंथ आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे। ई नॉट की वैल्यू अभी आप देख रहे हैं, वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। पी का मतलब है लोएस्ट एनर्जी लेवल और एन का मतलब है हाई एनर्जी लेवल। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो हैवी एलिमेंट के ऊपर आप बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन हैवी एलिमेंट के जो इनर शेल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वैकेंसीज पैदा होती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैदा होती है, उसको होल कहा जाता है। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए जो उसके करीब करीब वाले जो शेल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं अंदर की जानिब। इन ट्रांजिशन को इनर शेल ट्रांजिशन कहा जाता है। और इनर शेल ट्रांजिशन के नतीजे में जो वेवलेंथ्स एमिट होती हैं वो एक्स-रे रीजन में फॉल करती हैं, जिनको करैक्टरिस्टिक एक्स-रेज भी कहा जाता है, डिस्क्रीट एक्स-रेज भी कहा जाता है। और इनकी वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं दो शेल में एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा उससे। इसके अलावा न्यूक्लियस भी एक्साइट और डी एक्साइट होता है। और ज़्यादातर न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन यानी जो रेडियो एक्टिविटी होती है और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, उसके नतीजे में न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के अमल से गुजरता है। और उस वक़्त जो न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है वो उससे हमेशा गैमा रे एमिट होती है। नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल हैं ये क्या हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी लेवल हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की हो सकती है, या वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी लेवल। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कुछ माइक्रोमीटर से कुछ 10 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट होती है, यानी टेंस ऑफ माइक्रोमीटर। 10 का मतलब ये नहीं है कि ये 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 2 फिगर्स में रहेगी जब भी माइक्रोमीटर में कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपने रोटेशनल एनर्जी लेवल देखने हैं तो रोटेशनल एनर्जी लेवल बहुत ही स्मॉल होते हैं, यानी इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और एनर्जी गैप कम होगा तो लाजमी सी बात है वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब हम देख आए हैं कि एनर्जी गैप और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर में चली जाएगी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही वक्त में जो मॉलिक्यूल होता है वो दो तरह की ट्रांजिशन शो करता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी और रोटेशनल ट्रांजिशन भी। जब साइमल्टेनियसली ये हो तो उस वक्त दोनों की जो एनर्जी होती है वो मिल के क्या होती है, एमिट होती है। यानी फ़र्ज़ करें जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की ट्रांजिशन हुई है उस वक्त जो एनर्जी एमिट हुई है वो है E1, और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल की ट्रांजिशन हुई है उस वक्त एनर्जी एमिट हुई है E2। तो जो नेट एनर्जी एमिट हुई होगी वो इन दोनों का सम होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। अब E1 से जो फ्रीक्वेंसी एमिट हुई है वो है HF1, E2 उसको आप कहेंगे HF2, और E1+2 वो HF1+2 आ जाएगा। H को लेफ़्ट साइड से कॉमन लें और राइट साइड से कैंसिल कर दें, तो इसका मतलब है जो अब ओवरऑल फ्रीक्वेंसी एमिट होगी वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का क्या होगी, सम होगी। लेकिन वेवलेंथ के लिए इतना सिंपल काम नहीं होता। E1 इसकी जगह आ जाएगा hc/λ1, E2 इसकी जगह आ जाएगा hc/λ2, और E1+2 जो इन दोनों का सम है वो होगा hc/1+2। hc राइट साइड से कॉमन लें और लेफ्ट साइड से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है जो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल्स हैं जब आप उनको ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल वेवलेंथ एमिट हुई है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। और आप राइट साइड पे एलसीएम लेके इसको रीअरेंज करें तो उस वक्त ओवरऑल वेवलेंथ इस तरह से मालूम की जा सकती है, λ1 λ2 ओवर λ1 प्लस λ2। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि लेज़र में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के साथ हमने ये भी देखना है कि उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है। तो ये बेसिक्स कुछ बातें हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम जो है वो
लेज़र को एक नए फॉर्मल वे में जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।